Welcome back, students. We are reading our 8th chapter of First Flight. It's Mijbil the Otter by Gavin Maxwell. We have read some paragraphs of this chapter in our previous video, and today we will start from the next paragraph. It's I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through. Tore through means rush towards the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया और मैंने जो बॉक्स था जिसके अंदर मैंने मिज को रखा हुआ था वो मैंने अपने पास में ही रख लिया। और जो ड्राइवर था वो गाड़ी को बहुत तेज़ गति से चला रहा था, जैसे कि कोई बुलेट यानी कि कोई गोली जो है वो बंदूक से छूटती है और सीधा अपने टारगेट पे जाती है। तो इस तरह से उसने गाड़ी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाना या मोड़ना गलियों में शुरू कर दिया ताकि हम अपने जो हमारा एयरपोर्ट था वहाँ पर हम टाइम पर पहुँच सकें। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। जो एयरक्राफ्ट था वो वेट कर रहा था हमारी ही कि जैसे ही हम पहुँचे उसके बाद वो टेक ऑफ हो यानी कि वहाँ से उड़ान भरे। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स थे यानी कि ऑफिसर्स वगैरह थे या जो चेकिंग इन सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वो सभी क्या थे, वो इन्फ्यूरेटेड लग रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे क्योंकि देयर वर सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ दैट हैड टू बी completed बट एट दैट टाइम आई वॉज लेट सो दे वर वेरी फ्यूरियस एंड लकली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद भाग्य की बात थी, फॉर्चुनेटली मुझे कहाँ पर सीट मिली, जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल है उसको प्लेन के फ्रंट में ही सीट मिल गई थी। तो ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड टू फाइंड द सीट वॉज इन द एक्सट्रीम फ्रंट। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैंने अपने पैरों के नीचे वाली जो जगह थी वहाँ पर न्यूज़पेपर स्प्रेड किया, बिछा दिया एंड रैंग फॉर द एयर होस्टेस। और फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फ़िश फॉर मिज टू कीप इन अ कूल प्लेस। उसके बाद मैंने उसको एक फ़िश का पैकेट दिया ताकि वो एक कूल प्लेस पर इसको रख सके एंड ऑब्वियसली इट वॉज फॉर मिज। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। इसके बाद मैंने जो एयर होस्टेस थी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की और मैंने उसको जो हाफ़ एन आवर पहले इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो सारा मैंने उसको बताया ताकि क्या हो जाए, ताकि वो मेरे कॉन्फिडेंस में आ जाए या फिर मेरी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाए। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और मुझे क्या मिला, मुझे उस एयर होस्टेस से थोड़ा सा प्रोफाउंड एडमायरेशन भी मिला, थोड़ी सी अप्लॉज भी मिली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रही थी और वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी जो भी मैंने उसको बताया था। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। और जिस तरीके से वो एडमायर कर रही थी, बिहेव कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी लेडी है। सो शी डिड वट शी सपोज टू डू मीन्स जो भी एक एयर होस्टेस होती है उसको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से उसने पेशेंसली जो ऑथर हैं उसके इंसिडेंट को सुना और प्लस में हेल्प करने के लिए वो राजी भी हो गई। आफ्टर दैट जो पैराग्राफ हम रीड करेंगे उसमें जो ऑथर है उससे रिलेटेड एक ह्यूमरस इंसिडेंट है जो कि प्लेन के अंदर हैपन हुआ था, अकर हुआ था। तो यहाँ पर जो मिज है वो अपने बॉक्स से बाहर निकल जाता है, प्लस में जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं उनको वो क्या कर देता है, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करता है और एक ह्यू एंड क्राई का जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसमें जो ये इंसिडेंट है इसके बारे में बताया हुआ है। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी। एयर होस्टेस ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अपने ऑटर को या अपने पैट को अपने नीज, अपने घुटनों के बीच में रखना चाहिए एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और यहाँ पर जो एयर होस्टेस है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो ऑथर है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है और प्लस में ग्रेटिट्यूड में भरकर या उससे आभार व्यक्त करना चाहता है और वो उसके हाथ को चूमना चाहता है। इट मीन्स ही वॉज वेरी थैंकफुल टू हर। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed.
लेकिन ऑटर्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और इसी वजह से मैं इस बात से बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, अनभिज्ञ था कि आगे कौन सा इंसिडेंट मेरे साथ होने वाला है। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। एक फुर्ती के साथ मिज बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो एकदम से एयरक्राफ्ट के अंदर डिसअपियर हो गया, मीन्स सीट्स के नीचे में भी चला गया वो। एंड देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट। और तभी वहाँ पर शाउटिंग स्क्रीमिंग्स चारों तरफ फैल गई जब सभी लोग उठ खड़े हुए और वो चिल्लाने लगे। तो एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है जैसे ही मिज अपने बॉक्स से बाहर आता है, प्लस में सीट्स के नीचे और पैसेंजर्स के पैरों के नीचे घूमने लग जाता है। एक जो वुमेन थी वहाँ पर एयरक्राफ्ट के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है और स्क्रीम करने लग जाती है कि वो एकदम से उसको देख के बोलती है कि एक रैट यहाँ पर आ गया है, एक चूहा यहाँ पर आ गया है। I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the leg of a portly white turbaned Indian. तभी मैंने देखा कि जो मिज है उसकी पूंछ एक वाइट टर्बन्ड सफ़ेद पगड़ी पहने हुए एक इंडियन के पैरों के नीचे से उसकी जो पूंछ है वो डिसअपियर हो रही थी, यानी कि वो उसके आसपास ही कहीं पर था। पोर्टली का मीनिंग यहाँ पर होगा राउंड बैलेड स्टमक लाइक, मीन्स वो जो पर्सन था उसकी जो बैली थी, उसका जो पेट था वो बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ था। तो उसके पैरों के नीचे मैंने मिज की पूंछ को डिसअपियर होते हुए देखा। डाइविंग फॉर इट, मैंने इसको पकड़ने के लिए जंप लिया। आई मिस्ड, लेकिन मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन एट दैट टाइम क्या हुआ, जो ऑथर का फेस था इट वॉज डिप्ड इन करी, यानी कि वो करी में बिल्कुल फिल हो गया था। परहैप्स सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। एयर होस्टेस जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसने अपनी एक चार्मिंग स्माइल के साथ, अट्रैक्टिव स्माइल के साथ वॉलंटियर किया, वो आगे आई हेल्प करने के लिए। और उसने कहा इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। तो उन्होंने क्या किया, एयर होस्टेस ने बोला ऑथर को कि आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं और मैं मिज को लेकर आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, क्रेनिंग मीन्स टर्न हिज नेक अराउंड, वो ढूंढ रहा था, गर्दन को घुमा रहा था कि उसको कहीं पर मिज दिख जाए। सो आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम। लेकिन तभी मैंने देखा, जब मैंने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया तो मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ चिटरिंग की आवाज़, यानी कि दांतों के किटकिटाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि वो कोई जानी पहचानी आवाज़ थी। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, मिज ने एकदम से जंप किया और वो मेरे घुटनों पर आकर गिरा। एंड बिगेन टू नज़ल माई फेस एंड माई नेक, और उसने जल्दी से आके मेरे फेस के ऊपर अपने फेस को रगड़ना स्टार्ट कर दिया। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मैं और मिज लंदन में एक महीने तक रहे, लगभग 1 मंथ हमने वहाँ पर स्पेंड किया। एंड ही वुड प्ले विद आर्स विद अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज़, कुछ सिलेक्टेड टॉयज़ थे उसके पास, मिज के पास, और उनके साथ ही वो क्या करता था, प्ले करता था। वैसे तो ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विद, बट कुछ ऐसे सिलेक्टेड चीज़ें थी जिनके साथ वो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। So he would play for us with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. उसके पास खेलने के लिए पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट्स थे, एंड अ टेरापिन शेल, और एक टेरापिन शेल भी था। इट्स द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका दैट आई हैड ब्रॉड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेज, जो कि मैं इराक से लेकर आया था और बसरा से लेकर आया था। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन। पिंग पोंग बॉल से मिज ने अपना एक खुद से अलग से एक गेम इन्वेंट कर लिया था, खोज लिया था, विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, जो उसको कंप्लीटली बिजी रखता था, उसको इंटरेस्टेड रखता था आधे घंटे के लिए, और वो आधे घंटे तक मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home.
एक सूटकेस था मेरे पास जो कि मैं इराक की जर्नी पर जब गया था तब वापस लेके आया था, लेकिन इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गया था, बिल्कुल ब्रोकन हो गया था, मीन्स इट वाज यूजलेस फॉर ऑथर एट द टाइम। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड, और जब इसके लिड को यानी कि इस सूटकेस के ऊपर वाले लिड को बंद किया जाता तो ये क्लोज नहीं होता था बल्कि खुला ही रह जाता था। सो व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खुला ही रह जाता था। मिच डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिच ने इससे भी एक गेम इन्वेंट कर लिया कि अगर वो इस सूटकेस के टॉप स्लॉप पे एक बॉल को पुट करता है, रखता है, तो वो रोल करता हुआ बॉल नीचे आएगा और जो सूटकेस की लोअर लेंथ है वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। He would dash around. Dash around means quickly run to the other and to ambush. Ambush करना to attack suddenly from a hidden position. Its arrival. अब मिज क्या करता? मिज उस सूटकेस का जो टॉप लेंथ थी उसके ऊपर बॉल को रखता और जैसे ही बॉल रोल होती हुई नीचे आती उस टाइम पे वो एक क्विकली रन करता और जो नीचे आ रही बॉल थी उसको एकदम से पकड़ने की कोशिश करता। Crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अब वो क्या करता, वो वापस उसको झपट कर पकड़ लेता और बिल्कुल हैरानी वाली बात थी कि वो एकदम से उसको जिस तरीके से ग्रैब करता, पकड़ता, प्लस में उसको वापस लेके जाता और वापस फिर से उसको टॉप लेंथ के ऊपर रखता और फिर उसको कैच करता। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था और ये उसके लिए एक बिल्कुल न्यू गेम था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। अब यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि वो अपने ऑटर को बाहर वॉक के लिए भी लेकर जाया करता था, लेकिन जिस टाइम पे वो बाहर जाते थे उस टाइम पे जो मिज है वो उसके आगे आगे चलता था और उसको देखने पर ऐसा लगता जैसे कि वो एक डॉग के समान है, जैसे डॉग अपने ऑनर के आगे चलते हैं उसको लीड करने के लिए। Midge quickly developed certain compulsive habits. Compulsive habits means habits that you can not change. कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही हैबिट्स मिज ने भी इन्वेंट कर ली थी ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स। लंदन की गलियों में जब वो घूमने के लिए जाते थे तो उस टाइम पे उसने कुछ ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स अपने अंदर क्विकली डेवलप कर ली थी जिनको कि चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। Like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block. अब ये जो कंपल्सिव हैबिट हैं ये कैसी हैबिट हैं? ये ऐसी हैबिट हैं जिस तरह से स्कूल से आने वाले या जाने वाले बच्चे अगर पेमेंट के ऊपर चल रहे हैं, पगडंडी के ऊपर चल रहे हैं और वहाँ पर कोई स्क्वायर ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके ऊपर अपने पैरों को रखेंगे और वो ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का शौर करेंगे कि उनका जो नेक्स्ट फुट है वो कहाँ पड़े, वो नेक्स्ट उस टाइल के ऊपर पड़े जो कि स्क्वायर शेप की है। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं जब भी वो अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते हैं। मस्ट टच एवरी सेवन्थ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। आयरन रेलिंग्स भी होती थी जो बच्चे उनको पकड़कर आगे चलते थे और वो कोशिश करते थे कि 6 जो अपराइट ब्लॉक्स हैं, अपराइट जो रेलिंग का मेन उठा हुआ जो हिस्सा है उसको छोड़कर वो 7th को ही टच करें। मीन्स रेलिंग को भी टच करते हुए चलते थे और रेलिंग्स के जो कुछ प्लेस थे जो कि ऊपर की तरफ उभरे हुए थे वो कॉन्टिन्यूस थे, लेकिन बच्चे कोशिश करते कि 6 जो रेजिंग प्लेस हैं उनको छोड़कर वो 7th को ही टच करें और हर एक जो स्क्वायर पार्ट था उसके अंदर उनके फीट पड़े, यानी कि उनके पैर पड़े, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। और इस तरह से वो जो लैम्प पोस्ट थे उनको क्रॉस करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे। तो इस तरह की जो कंपल्सिव हैबिट्स हैं वो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल से घर पर वापस आते टाइम जहाँ पर बस आपको छोड़ देती है, उसके बाद अगर आप कुछ देर भी अपने घर तक पैदल चलते हैं तो कोई आपको स्टोन मिल जाता है, तो कई बच्चे उसको अपने
पैरों से बिल्कुल ऐसे हिट करते हुए अपने घर तक लेकर आते हैं। तो ये कुछ कंपल्सिव हैबिट्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, एंड जो बच्चे होते हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं। So students, it's enough for today and we will discuss the next paragraph in our next video. Thank you students.